नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, लाइक फीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है, जो कि दोस्तों मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। लाइक आईटीआई के एग्जाम में, अप्रेंटिस के एग्जाम में, डीआरडीओ, इसरो, व्हील, सेल, गेल, एमडीएल, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, बीएल एटसेट्रा एग्जामों में हर बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आईटीआई से हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से हैं, तो आपके लिए सेशन काफ़ी लाभदायक होने वाला है। अगर आप इनमें से किसी अदर ट्रेड से हैं तो भी आपको 20% से ज़्यादा कंटेंट इसमें मेरे द्वारा दिया गया है। दोस्तों, बने रहिएगा टेक्निकल कैंपेन के साथ और डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा और क्रैक करिएगा एनी एग्जाम। जैसे कि आईटीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों आप सही प्लेटफॉर्म पर हो, बने रहिएगा। आज हमारा टेक्निकल कैंपेन का पार्ट 19 है, इससे पहले मैं पार्ट 18 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड कमेंट भी करिए कोई क्वेरी हो तो। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों, अपने सेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप टेक्निकल कैंपेन के साथ जुड़ना चाहते हैं, इनरोल होना चाहते हैं, डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विथ थ्योरी विथ पिक्टोरियल व्यू विथ नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेल, गेल, इसरो, डीआरडीओ, आईओसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा, यहाँ तक कि आप सीटीआई एग्जाम, एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसको क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप दोस्तों सही प्लेटफॉर्म पर बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि सेफ्टी से है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर। इनमें से लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर कौन सा है जो कि हम इमीडिएट मतलब तुरंत हमको करना चाहिए? वो दोस्तों फर्स्ट एड करना चाहिए, कॉल ए डॉक्टर करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, या इंटेंसिव केयर करना चाहिए, गहन चिकित्सा करना चाहिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट खुद से ही दे देना चाहिए। इनमें से क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, बाई चांस किसी के साथ ना हो, कहीं ना हो, अगर वर्कशॉप में हो भी जाती है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे? दोस्तों, इस सरल सा क्वेश्चन है, आपको इजीली, मुझे पता है आप आंसर दे दोगे। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट एड है। बट दोस्तों, मेरा जो एक मकसद है, एक टेक्निकल कैंपेन अभियान का एक जो मोटो है, खाली यही नहीं है, मोटो है दोस्तों हमारा लर्निंग विद स्किल। सीखना है हमें, पढ़ाना नहीं है, समझना है हमें, ठीक है, पढ़ना नहीं है हमें, हमें समझना, आज ही समझना, सारी चीज़ें आज ही समझना है। मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ा और अकल भूल गए। विद पिक्टोरियल व्यू नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी। दोस्तों, मोटो तभी रखा जाता है, मोटो का मकसद ये है लर्निंग विद स्किल, सीखो स्किल के साथ। यही हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, वही हमारा ये मोटो है। तो दोस्तों, फर्स्ट एड की बात आई। फर्स्ट एड में हमें सबको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन फर्स्ट एड से ही बन जाता है कहीं का। क्या क्वेश्चन बनता है? कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से पूछ लिया, फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होता है। आपको जब ये पता होगा क्या क्या होना चाहिए, तभी तो आप ऑप्शन का आंसर दे पाओगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। हालांकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बट एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, एडिसिव होना चाहिए, एडिसिव टिप, बैंडेज, ये सारी चीज़ें एक बार हमने, थर्मामीटर और सेफ्टी पिंस, सीजर और इलास्टिक बैंडेज, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन एन अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन द कटिंग टूल एंड द वर्क while वर्किंग ऑन शेपिंग मशीन। शेपिंग मशीन के जो कटिंग प्रोसेस है शेपिंग मशीन का, और उसमें जो डिस्टेंस रखा जाता है वर्क पीस और टूल के बीच में, जिसको हम अप्रोच डिस्टेंस बोलते हैं, वो क्यों रखा जाता है, वही ये पूछा गया है। दोस्तों, वो रखा जाता है टू कूल डाउन करने के लिए कटिंग एज को ऑफ द टूल बिट की कटिंग एज को ठंडा करने के लिए, टू अवॉइड एनी रिजर एंड द वर्क पीस में कोई रिज जो पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसको रोकने के लिए, टू अलाउ द चिप्स टू फॉल एंड क्लियर द कटिंग एज, टू इनेबल द क्लैपर बॉक्स टू रिटर्न टू कटिंग, ठीक है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा
डी ऑप्शन, ओके, इसमें क्या कहा गया, टू इनेबल द क्लैपर बॉक्स। क्यों उसको अप्रोच डिस्टेंस क्यों रखते हैं, क्यों नेसेसरी होता है, वो इसलिए नेसेसरी होता है क्लैपर बॉक्स को, ताकि हम इनेबल कर पाए, ठीक है, रिटर्न स्टॉक के अंत में। वो नेसेसरी इसलिए होता है, अगर नहीं होगा तो हमारा जो नेक्स्ट फॉरवर्ड या कटिंग स्ट्रोक होगा वो इनेबल, मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो इनेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अप्रोच डिस्टेंस को रखा जाता है। एक बार हम समझ लेते हैं अप्रोच डिस्टेंस, कुछ के मन में क्यूरियोसिटी होगी, अप्रोच डिस्टेंस क्या होता है, कहाँ रखा जाता है। दोस्तों ये एक एरो दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये आपको टूल एंड वर्कपीस के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसी को अप्रोच डिस्टेंस कहा जाता है। बात है ये सेपर मशीन की, सेपर मशीन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैं अच्छे से डिस्क्राइब की है। आपने अगर जो 18 सेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ नहीं देखे तो एक बार उनको भी आप अवश्य देखें, काफ़ी मोस्ट कंटेंट दिया गया दोस्तों मेरे द्वारा उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सेस ऑफ द प्लेट कैम ब्लैंक एंड द एंड मिल स्पिंडल शुड ऑलवेज रिमेन। प्लेट द एक्सिस ऑफ द प्लेट कैम ब्लैंक एंड द एंड मिल स्पिंडल शुड ऑलवेज रिमेन। दोस्तों इसका मतलब है जो एंड मिल है और प्लेट कैम को जो हम मतलब प्लेट कैम जब हम बनाते हैं, एक कैम को बनाते हैं, इसमें पूछा गया है इनकी जो पोजीशन होती है मशीन की स्पिंडल की और प्लेट कैम के स्पिंडल की, प्लेट कैम की, वो पोजीशन कैसी होती है, इंक्लाइन टू ईच अदर, इंक्लाइंड होती है दोनों की, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों की समान होती है, अपोजिट टू ईच अदर, दोनों की विभिन्न होती है, विपरीत होती है, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड, लंबत और झुकी हुई। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा पैरेलल टू ईच अदर। आपके मन में क्यूरियोसिटी बन रही हो कैसे होती है, क्यों होती है, तो एक बार हम आपको ट्यूटोरियल व्यू के साथ समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये प्लेट कैम है जो कि मैंडल द्वारा इंडेक्सिंग हेड, जो कि हमारा ये आप वर्टिकल मिलिंग मशीन बोल दो या फिर हॉरिजेंटल हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल पे भी कैम अटैचमेंट लगाकर हम कैम को काट सकते हैं, ठीक है। ये 3 लोब वाली कैम इस पर बन रही है, ठीक है। ये जो मैंडल के द्वारा कैम को उसमें त्रिज्या चक में पड़ेगा, ये हमारा इंडेक्सिंग हेड है। दोस्तों कैम बनाने के लिए लोब के अकॉर्डिंग और इसके साइज के अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, कितनी फीड रखनी है और कितनी लोब की हमने कैम बनानी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये पूरा इसमें यहाँ पे एयर ट्रेन लगाई गई है फीड के लिए, ठीक है। तो डिक्शनरी डेफिनेशन एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डेफिनेशन क्या होती है कैम की। कैम दोस्तों जैसे कि एक मशीनरी, एक घूर्णन भाग और एक प्रक्षेपण, जिससे घूर्णन करते समय दूसरे भाग के साथ फिसलने वाले सतह संपर्क बनाने और इसके लिए पारस्परिक या चर गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि आपको यहाँ साइड में दिख रहा है, ठीक है। ये प्लेट कैम है दोस्तों, ये मोशन करती है, और ये प्लेट कैम जैसे मोशन करती है तो इससे गति कैसे मिलती है, फॉलोअर को, ये क्योंकि इसको फॉलो करा, जैसे नाम से आपको पता लगा फॉलोअर। इंग्लिश में और बता देता हूँ एक आपको, ये प्रोजेक्शन ऑन ए रोटेटिंग पार्ट, एक प्रोजेक्शन ऑन ए रोटेटिंग पार्ट, मशीनरी डिजाइन टू मेक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद अनदर पार्ट, किसी अनदर पार्ट के साथ में, while rotating and the to impact reciprocal और वेरिएबल मोशन टू इट, जो कि फॉलोअर के द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों आपके मन में अभी तक क्यूरियोसिटी थी कि कैम मिलिंग कैसी होती है, कैसे हम कैम को काटते हैं, ठीक है, और पोजीशन कैसे होती है, तो आपने यह पोजीशन भी देख ली, दोनों की पोजीशन समान है, पैरेलल है। इसका ये आपको आगे कर दोगे एंगल, ये जो बैंडल है इसको आगे करोगे, ये आगे करोगे, दोनों में पैरेलल लाइनें बननी है ना, तो यही पूछा गया ऑप्शन में, दोनों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएनसी मशीन आर नॉट मैन्युअली ऑपरेटेड, दे आर कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ। कंट्रोल सीएनसी मशीन मैन हाथ से संचालित नहीं होती, कंट्रोल्ड होती हैं किसके द्वारा, एक प्रोग्राम के द्वारा, एन ऑपरेटिंग के द्वारा, एक कैम के द्वारा, एक प्लग बोर्ड सिस्टम के द्वारा। आपको सब सीएनसी मशीन, जैसे कि आप कई बार तो दोस्तों सीएनसी की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है,
लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया सीएनसी मशीन नॉट मैन्युअली ऑपरेटेड, दे आर कंट्रोल बाई ए प्रोग्राम। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सीएनसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसा कि अभी फिटर के एग्जाम में पूछा गया था आईटीआई के। सीएनसी की फुल फॉर्म कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, ये सीएनसी की फुल फॉर्म होती है। जैसे कि अगर सीएनसी बीएमसी की भी बताते हैं, बीएमसी एक बीएमसी होती है जो कि वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह होती है। ठीक है, सीएनसी एंड बीएमसी ये आजकल ज़्यादा मतलब प्रचलित हैं वर्तमान में, और की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय यूजिंग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन शेपिंग मशीन द कटिंग स्ट्रोक मूव स्लो एंड रिटर्न स्ट्रोक फास्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। सबसे पहले हमने मेन इसमें क्या पढ़ रहा है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का तो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले हमने इसमें देख लेना है, ये रेशियो कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक से पूछ रहा है या रिटर्न स्ट्रोक टू कटिंग स्ट्रोक पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, कटिंग स्ट्रोक से रिटर्न स्ट्रोक की तरफ, तो इसका जो रेशियो होगा 3:2 होगा। अगर बैकवर्ड टू अगर पूछा जाता है रिटर्न स्ट्रोक टू कटिंग स्ट्रोक का रेशियो तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ये इसका दोस्तों पिक्चोरियल व्यू है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ये स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म है, को पता ही है, पहले मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसकी स्लॉटेड लिंक है, ये आपका बुल गियर है, बड़ा सा जो आपको ये चक्का सा दिख रहा है सर्कल, बुल गियर का है। बुल गियर मतलब बुल व्हील बोल सकते हो। ठीक है, ये मोटर की पिनियन है, मोटर में ड्रिवन। ठीक है, और ये रैम की इधर ये रोटेशन है। स्लाइडर मतलब आप इसको ये स्लाइडर का मतलब यहाँ स्लाइडर दिया है, ये है रैम। ठीक है, इसका जो एंगल बनता है दोस्तों, ये फॉरवर्ड वाला एंगल ये बनता है जो कि कटिंग स्ट्रोक का है, जो बनता है 216 डिग्री। ठीक है, और ये बैकवर्ड स्ट्रोक का जो एंगल बनता है ये θ2, ये बनता है हमारा 144 डिग्री। इसका हमने रेशियो निकाला 216:144, तो रेशियो हमारा कितना आया निकल के 3:2। बट ये ध्यान रखना ये रेशियो हमारा है कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक, मतलब जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक टू आइडलर स्ट्रोक। आइडलर स्ट्रोक मतलब खाली वाला, वापस आने वाला। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से एक बार देख लेना है पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इंक्रीज। क्या होगा दोस्तों अगर ड्रिल का क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिया जाए, का रिजल्ट क्या होगा। ये ऑप्शन इसमें क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा पहला ओवर बैजिंग एक्शन, दूसरा है बी कटिंग एज, सी है रफ होल सरफेस, डी है इंक्रीज पॉइंट एंगल। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसका घटिया एक्शन होगा, मतलब जो एक्शन होगा मतलब जो कार्य करेगा वो बेकार कार्य करेगा। बी है बी कटिंग एज। दोस्तों सबसे पहले हमने जड़ में जाना, एक तो क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। एलिमिनेट करना अगर सीख जाओगे, एक बार आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप करेक्ट आंसर दे दो। एलिमिनेशन सीखो दोस्तों। एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर नहीं भी पता ना आपको, कई बार आप जिसे बोलते तुक्का, तुक्का भी हर कोई वैसा नहीं लगाता, वो एलिमिनेट करता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो वही हमने इसमें एक बार अच्छे देख लेना है। साथ में हमने दोस्तों पढ़ना है, सीखना है, साथ में हमने ये भी देखना है एडवांस जो लेवल है, एडवांस लेवल में हमने एग्जाम कैसे क्रैक करना है, तो ये हमने भी मैथोलॉजी ये भी सीखनी है साथ में। सबसे पहले हमने यही ध्यान देना है ओवर बैजिंग एक्शन। ओवर बैजिंग एक्शन से कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये तो हो गई, लेकिन इसमें मेन पूछा क्या गया, मेन पूछा गया बिग कटिंग एज। सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ेगा, अगर आपने जो क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, कटिंग एज कैसा हो जाएगा, ज़्यादा बिग हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जैसे कि आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया गया, मैं एक बार आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब और कर देता हूँ। एक्सेसिव क्लियरेंस रिजल्ट इन लैक ऑफ सपोर्ट बिहाइंड कटिंग एज। इसका मतलब है दोस्तों अधिक क्लियरेंस एंगल का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो लैक ऑफ सपोर्ट होती है बिहाइंड कटिंग एज के पीछे। ठीक है, बिहाइंड कटिंग एज के पीछे वो कम हो जाएगी, कटिंग एज के पीछे जो एक सपोर्ट होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उससे होगा क्या,
तो जल्दी डल पड़ जाएगा ड्रिल। एंड पुअर टूल लाइफ, टूल की लाइफ क्या होगी, बहुत कम, जल्दी वो खत्म हो जाएगा। डिस्पाइट इनिशियल फ्री कटिंग एक्शन, क्लियरेंस एंगल बिहाइंड कटिंग लिप जनरल पर्पज, जनरल पर्पज के लिए ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस एंगल रखा जाता है 8 to 12 डिग्री रखा जाता है, जो कि हर बार एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ड्रिल से रिलेटिव आपको नहीं पता होगा, ये मैंने थोड़ा डीप में जाकर आपको बताया कि जो इसके जो ए है, एक कटिंग लिप लाइन, ये आपको दिख रही है ड्रिल में 2 लाइन है, ये पॉइंट एंगल पे बन रही है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कटिंग लिप लाइन। और ये जो हमारी हील वाली लाइन आती है, ठीक है, ग्राइंड करते दोनों इसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, दोनों की साइड, दोनों की जो हील वाली लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए, इससे क्या होता है, हमारा एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हील लाइन। ठीक है, इसके साथ हमें अगर ये देख लेना, अगर हमने, ये तो हमने ड्रिल की बात कर ली, अगर यही बात हम करते हैं टूल, सिंगल पॉइंट टूल के लिए क्या लागू होता है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। सिंगल पॉइंट टूल का यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें 2 ही चीज़ दिखाई गई है मेरे द्वारा, क्लियरेंस एंड बैक रैक एंगल। क्लियरेंस क्योंकि हमने यही पढ़ना है, क्लियरेंस की बात चल रही, क्लियरेंस ही देखें, इसमें दिया गया 6 से 10 डिग्री रखा जाता है नॉर्मल पर्पस के लिए। अगर हम 6 से 20 डिग्री कर देते हैं, 20 डिग्री कर दिया अगर मान लीजिएगा हमने इसको क्लियरेंस एंगल को, अब यहाँ है, इसको हमने इधर कर दिया 20 डिग्री, यहाँ आ गया, उससे क्या होगा, ये जो पॉइंट एंगल है वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, और इससे जो इसका डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा, इससे क्या होगा, इसकी टूल की लाइफ भी घट जाएगी। तो इसलिए इस पर इफेक्ट पड़ेगा, सिंगल पॉइंट टूल पर भी और ड्रिल का भी, दोनों को आपको अच्छे से समझ में आ गया। और साथ ही दोस्तों अब ड्रिल की बात आई तो साथ में ये भी जान लेते हैं, जो पॉइंट एंगल है वो प्लास्टिक के लिए 60 डिग्री नॉर्मली यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक के लिए 90 डिग्री जो पॉइंट एंगल के ड्रिल है तो नॉन फेरस जैसे कि लकड़ी उनके ऊपर यूज़ किए जाते हैं। और जनरल पर्पस के लिए 118 डिग्री के पॉइंट एंगल के ड्रिल यूज किया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है, इस एंगल को चेक करने के लिए किस यंत्र का या किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर है ड्रिल एंगल गेज। ठीक है, ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है, चौथा है दोस्तों, ये 135 जो रखा जाता है वो हार्ड एंड टफ मटेरियल के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है, ताकि दोस्तों ये पॉइंट एंगल मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कोई भी अगर संस्था बनाती है तो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी रिसर्च करके ही बनाती है। 135 इसलिए रखा गया कि 135 एंगल रखने के बाद टूल की लाइफ ज़्यादा इफेक्टिव लगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 135 को फॉलो करते हैं हार्ड एंड टफ मटेरियल के लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस फेस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड हैवीनेस, रफनेस, सरफेस टेक्सचर, ले। किसी भी टूल की मूवमेंट, मशीनिंग के दौरान टूल की मूवमेंट जो की, टूल की मूवमेंट जो होती है वर्क सरफेस के ऊपर, उससे जो पैटर्न तैयार होता है उसको क्या बोला जाता है, ये इसमें पूछा गया है। हैवीनेस बोला जाता है, रफनेस बोला जाता है, हैवीनेस नहीं हो सकता, रफनेस नहीं होता। ठीक है, सरफेस टेक्सचर इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ समझाया गया है, ये दोस्तों टूल है, ये मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिएगा ये शेपिंग हो रही है, शेपर मशीन पे फ्लैट सरफेस बन रहा है, ये शेपिंग टूल मान लीजिएगा। ठीक है, ये वर्क है हमारा, इससे जो लाइनिंग आ रही है, ठीक है, ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ये टूल के कारण दोस्तों, इसको बोला जाता है, इसके द्वारा ये सरफेस तैयार हुई है पूरी, इसको बोला जाता है सरफेस टेक्सचर। ठीक है, यही हमारा इसमें पूछा गया था, इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये दोस्तों अभी सरफेस टेक्सचर का हमने पढ़ा, ठीक है, सरफेस टेक्सचर, बट इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रफनेस से पूछता है, चाहे वो वेवनेस से पूछे, चाहे वो रफनेस से पूछे, चाहे सरफेस टेक्सचर से पूछे, चाहे फ्लाज का पूछे, इनमें से मिक्स करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम्स में होता ही होता है। पढ़ते हैं डिटेल में दोस्तों। ये जो मशीनिंग है, मान लीजिए सेपर में हमने किसी, ये वर्क पीस है हमारा, इसकी मशीनिंग की है, इसमें बीच में क्या, मान लीजिए कास्ट आयरन का था तो बीच में ये धब्बा जो बना है, बीच में आपको दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लास। ठीक है, ये उखड़ जाता है यहाँ से बीच से मेटल, तो इसको क्या बोल जाते हैं,
इसको बोलते हैं दोस्तों फ्लास। ठीक है, इसकी ये आपको प्रोफाइल दिख रही है इस तरह की है, इसको बोला जाता है प्रोफाइल। फॉर्म दिख रहा है ये, इसको बोला जाता है फॉर्म। ठीक है, बेविनस, बेविनस किसको बोला जाता है, एक एक जो ये अप वाला, डाउन एंड गर्थ एंड अप, गर्थ एंड अप, हिल एंड गर्थ, ये आपको पता ही होगा। ये जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये उभरा हुआ सतह और उसका डाउन वाला सतह, इसके बीच की जो हाइट होती है उसको बेविनेस हाइट बोला जाता है। एंड जो सबसे ऊंचा वाला है भाग एंड सबसे नीचे वाला ये, इसकी जो स्पेसिंग होती है उससे बेविनेस स्पेसिंग बोला जाता है। और सर रफनेस की जो हाइट होती है तो हम इससे काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है टूल के ऊपर। ठीक है, रफनेस एंड सॉरी प्रोफाइल जो डिपेंड करती है वो टूल के ऊपर करती है। रफनेस हाइट दोस्तों ये देख लीजिएगा, रफनेस हाइट ये टूल की जो फीड होती है, डाउन फीड, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो उसमें ये कम ज़्यादा हो सकता है। स्पेसिंग, स्पेसिंग डिपेंड करती है हमारी फीड के ऊपर, हमने फीड कितनी दी है। अगर ऑटो में है, ऑटोमेटिक फीड है तो ऑटोमेटिक में तो बराबर ही रहेगी रफनेस की स्पेसिंग। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हमारे इसमें जो इसके साथ में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए होल हुज जो कि लोअर डिवीजन, जिसकी लोअर डिवीजन इज जीरो है, इज कॉल्ड बेसिक हॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इंडिकेट्स बेसिक हॉल। बेसिक हॉल का जो हॉल बेसिक सिस्टम का पूछा गया दोस्तों, इसमें जो अपर डिवीजन है, अपर डिवीजन जो सॉरी लोअर डिवीजन है होल का, वो किस कैपिटल पर होता है, ई पर होता है, एफ पे होता है, जी पे होता है या एच पे होता है, यही हमें बताना है दोस्तों। इसका जो ये अपर डिवीजन होता है, सॉरी लोअर डिवीजन जीरो होता है, वो होल बेसिस सिस्टम का पूछा गया है, एच पर होता है। इसको फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हमारा हॉल करीता मतलब होल बेसिस सिस्टम, साफ्ट करीता मतलब साफ्ट बेसिस सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं हम अपने जो क्वेश्चन था उससे जो रिलेवेंट आंसर था उस पर चलते हैं। होल बेसिस सिस्टम का था, होल बेसिस में देख लेते हैं दोस्तों। ये दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पे आ जाते हैं। ये बेसिक लाइन है हमारी। ठीक है, बेसिक लाइन पे बिल्कुल टच है, इसका लोअर डिवीजन बिल्कुल जीरो किसका है, एच का है। जीरो देख लेना किसका, जीरो एच का, तो एच इज द, एच हमारा क्या हुआ, एच करेक्ट आंसर। दोस्तों ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 25 टाइप्स की डिवीजन होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है मैंने। एच लोअर डिवीजन ऑफ होल इज जीरो। एच में क्या होता है, लोअर डिवीजन ऑफ होल इज जीरो होती है एच, कैपिटल एच, ये ध्यान देना, एच एच नहीं होता, एच कैपिटल एच देखना। ठीक है, और स्मॉल एच की जो स्मॉल एच जो होता है वो अपर डिवीजन होता है ऑफ शाफ्ट इज जीरो। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होती हैं, 25 टाइप्स की डिवीजन होती हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसमें कुछ फिट्स होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में सेम ही होती है, हॉल बेसिस सिस्टम एंड सॉफ्ट बेसिस में। बट ध्यान ये देना, कैपिटल अगर वर्ड है, कैपिटल अक्षर है तो होल बेसिस सिस्टम है, स्मॉल अक्षर है तो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है। ठीक है, क्लियरेंस फिट जो होती है हमारी ए टू एच तक होती है। ट्रांजिशन फिट जो होती है वो जे टू एन तक होती है। और इंटरफेरेंस फिट जो होती है हमारी जेड सी तक होती है। इंटरफेरेंस फिट मतलब जिसमें आती है श्रिंकेज फिट। ट्रांजेक्शन फिट मतलब इसमें कभी कभी क्या होता है, क्लियरेंस होता है, कभी कभी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मिलिंग कटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लाइम मिलिंग। क्लाइम मिलिंग के लिए इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल जो करेक्टरिस्टिक है, मतलब तत्व है कटर का, वो कौन सा है। लेफ्ट हैंड कटिंग, टीथ मेटल इज कार्बाइड होने चाहिए, लेफ्ट हैंड कटिंग होनी चाहिए, या टीथ कार्बाइड के होने चाहिए, लार्जर क्लियरेंस एंड रेक्टेंगल होना चाहिए, द टीथ आर स्ट्रेट टू द एक्सिस कटर। तो इसमें पूछा गया क्या करेक्टरिस्टिक तत्व होना चाहिए, मतलब क्या उसमें मोस्ट सुटेबल होना चाहिए क्लाइंबिंग के दौरान। ठीक है, तो उसमें होना चाहिए दोस्तों सी इन द लार्जर एंगल रेक्टेंगल मोस्ट सुटेबल फॉर क्लाइंबिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों की मैं प्रक्रिया दिखा देता हूँ, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। मिलिंग ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल मिलिंग, डाउन मिलिंग ऑल्सो नोन एज टाइम मिलिंग। ठीक है, दोनों की रोटेशन आपको दिखाई गई है। अप मिलिंग में क्या होता है, फीड जो बर्ग की फीड होती है कटर की अपोजिशन में होती है। डाउन मिलिंग में क्या होता है, बर्ग की फीड दोनों की एक समान रोटेशन
मतलब एक समान दिशा में होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है इसकी रोटेशन भी इधर ही और फीड भी इधर ही है। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में क्या होता है, बैकलेस एलिमिनेटर की जरूरत नहीं होती, बट डाउन मिलिंग में बैकलेस एलिमिनेटर की जरूरत होती ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, तो अच्छे से एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। मिलिंग एंड डाउन मिलिंग में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। कटर रोटेस्ट अगेंस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड चिप लोड टू ऑन टिथ। और इसका क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है अप मिलिंग में, सबसे पहला क्या होता है, पहला कट होता है वो 0 टू मैक्सिमम होता है, मतलब 0 से शुरू होता है और हाईएस्ट तक जाता है, मैक्सिमम तक जाता है। बट इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टू 0। पहला कट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है फिर कम होता है, ये भी हमने देख लेना। तीसरा क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, फीड का होता है। और बर्फ की फॉर्म क्या होती है, इसमें यूनिस फिनिश्ड होती है। बट इसमें क्या, डाउन मिलिंग में क्या है, फिनिश सरफेस हमें प्राप्त होती है। एंड फिफ्थ ऑप्शन में दिया गया, ये टूथ एक्सपीरियंस ग्रेजुअल लोडिंग एंड कॉन्टैक्ट स्टार्ट विद 0 चिप लॉड्स। इसमें क्या होता है, जो इसका ग्रेजुअली लॉड जो होता है वो इक्वली होता है एवरी टूथ पर। ठीक है, एंड इसमें भी क्या होता है, एक्सपीरियंस इम्पैक्ट लोडिंग ड्यू टू सडन मैटिंग विद मैक्सिमम चिप लोड। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम चिप लोड होता है। और इधर क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्टार्ट्स विद 0 चिप लोड। 0 चिप लोड क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, जैसे कि आप मिलिंग में एक जो मेन हमने पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें किसी भी तरह के एलिमिनेट बैकलेस एलिमिनेटर की जरूरत नहीं होती है, बट डाउन मिलिंग में ही नेसेसरी होता है। ठीक है, बैकलेस एलिमिनेटर इज रिक्वायर्ड इफ मशीन इज ओल्डर वन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने डिफरेंस इनको कवर किया होगा मिलिंग एंड डाउन मिलिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि गियर कैलकुलेशन का है। ए गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 mm इट्स पिच डायमीटर इज। एक गियर हमने काटना, मान लीजिएगा इस पर गियर है, 36 दांतें हैं और 3 mm मॉड्यूल है, तो पिच डायमीटर क्या। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 108, हमने ऑप्शन नहीं देखना, हमने साथ में पढ़ना भी है, सीखना भी है। ठीक है, सीख के जाना हमने। और सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, गियर के जो टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, इन्वोल्यूट एंड साइक्लोइडल। ये हमारा इन्वोल्यूट फॉर्म का टीथ है, कि हमने नोमेनक्लेचर एक बार देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हमने देखना है टॉपलैंड। ठीक है, ग्रीन में आपको दिखाया गया टॉपलैंड है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी फेस की विड्थ हो गई। होल डेप्थ ये हमारी डिस्क्राइब कर रहा है। वर्किंग डेप्थ हो गई। अडेंडम, ये यहाँ तक अडेंडम हो गया, एडेंडम हो गया। ठीक है, और ये फेस हो गया, फ्लैंक, बॉटम लैंड। इसी तरीके से हम दोस्तों ने सारे इसके जो तत्व हैं, जो एंगल्स वगैरह हैं, वो एक बार अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, कैलकुलेशन पे चलते हैं अपनी। कैलकुलेशन दोस्तों, ये आपको जो कैलकुलेशन साइड में दिखाई गई हेलिकल गियर के लिए, और इधर जो हमारा जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इस पर गियर की। ठीक है, सबसे पहले हम हेलिकल गियर में क्या होता है, अगर नॉर्मल मॉड्यूल हमारा 2 है, 2 mm, सॉरी यहाँ 2 लिखा हुआ है बट 2 mm है। ठीक है, दांतों की संख्या n मतलब 48 दी हुई है। अगर कोई ऑप्शन क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। हेलिक्स कोण जिसका 45 डिग्री दिया हुआ है, तो उसका पिच सर्कल, हम पिच डायमीटर कैसे निकालें, पिच डायमीटर का उसका फॉर्मूला होता है n इंटू मॉड्यूल कोण कॉस इंटू हेलिक्स एंगल। तो दोस्तों 48 इंटू 2 96 हो गया, कोस 45 की वैल्यू होती है 0.7071, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 135 इंटू 76 mm, ये क्या आ गया हमारा पिच डायमीटर। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन देखा दोस्तों, गिवन था हमें n 36 दिया हुआ था, m 3 mm दिया हुआ था, उसका जो हमारा फॉर्मूला बना था वो n इंटू एम, 36 इंटू 3 108 m, इस तरह से हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग टेक्निकल कैंपेन। डे बाय डे अपनी स्किल को पुश करने के लिए बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। अगर आपको चैनल से रिलेटिव या कैंपेन से रिलेटिव कोई जानकारी चाहिए हो, या कोई कंटेंट आपको त्रुटिपूर्ण लगा हो, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए दोस्तों कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट मेरे द्वारा दिया गया आपको पसंद आया हो, मैथोलॉजी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।